वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एथनिसिटी। खासकर इंडिया में एथनिसिटी किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या मेन केसेस है, प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम डील करने वाले हैं। हम पहले देख लेते हैं कि कौन सी टॉपिक को हम इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, समझने वाले हैं आज के क्लास में। हम पहले देखेंगे कि एथनिसिटी क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनिसिटी, पर्सपेक्टिव टू स्टडी एथनिसिटी, यानी कि कौन सी पर्सपेक्टिव के द्वारा हम एथनिसिटी को समझ सकते हैं। फिर है मैनिफेस्टेशन ऑफ एथनिसिटी, यानी कि एथनिसिटी को हम किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जो भी एथनिक ग्रुप्स है वो किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे मेन केसेस ऑफ एथनिसिटी। इंडिया में एथनिसिटी के रिलेटेड जो केसेस है हम हर जगह पर देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन इसमें से भी कुछ स्पेशल केसेस है जो हमें स्टडी करना पड़ता है। इसमें से जो मेन केसेस है वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तमिलनाडु, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। इन चारों में से भी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का केस है, एथनिसिटी के रिलेटेड जो केसेस है, ये हमें ज़्यादा फोकस से स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वजह से ये जो टॉपिक्स है इसके रिलेटेड मैंने थोड़ा बहुत नोट अटैच कर दी है इन सारे क्लासेस में आप लोगों को, ताकि मदद हो। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले जानने की कोशिश करते हैं ये एथनिसिटी एग्जैक्टली होता क्या है। ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है, ये लोगों के बीच में एक आइडेंटिटी है जो उन्हें जोड़ता है। यहाँ पर शेयर्ड एंसेस्टर हो सकता है, लैंग्वेज, कल्चरल ट्रेडिशन, ये सारे चीज़ें इकट्ठा मिलकर एक एथनिसिटी तैयार होती है। हम एथनिसिटी को नॉर्मली ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं, यानी कि ट्राइब्स जो होते हैं वो एक एथनिक ग्रुप होते हैं जहाँ पर उनका एक स्पेशल एंसेस्टर होता है जिनको वो मानते हैं कि वो उनसे ओरिजिन हुए हैं। फिर हम देखते हैं एक स्पेशल टाइप का लैंग्वेज और उनके बीच में एक स्पेशली एक अलग तरीके का कल्चर भी हम देखते हैं। ये सारे चीज़ों को मिलाकर तैयार होता है एथनिसिटी। ये जो एथनिसिटी हो इसके साथ आप लोग रेस को कंपेयर मत करना। रेस अलग चीज़ है जहाँ पर सिर्फ लोग किस तरीके से दिखते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जो एथनिसिटी है ये थोड़ा अलग है, रेस से थोड़ा हटकर है। अब एथनिसिटी को हम थोड़ा और बेहतर जानेंगे अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाए। एथनिसिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इंपॉर्टेंट देखते हैं कल्चरल ट्रेट्स, यानी कि यहाँ पर जो भी एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है उनका कल्चर सेम होता है, उनका जो लैंग्वेज होता है, उनका क्लॉथिंग का स्टाइल, वो लोग जिसको पूजा करते हैं, उनका हॉलीडेज, ये सारी चीज़ें सेम होती है। उनके बीच में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है, यानी कि वो एक ग्रुप की तरह रहते हैं। उनके अंदर एक ग्रुपिंग का सिस्टम होता है जहाँ पर जो कल्चर उनको बाकी सोसाइटी से अलग रखता है, वो अपने कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस तरीके का एक सेंस उनमें काम करता है। यहाँ पर हम एक कॉमन हिस्ट्री देख सकते हैं। वो लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, उनका ओरिजिन जिस जगह से हुआ है उसके रिलेटेड उनके पास कुछ हिस्ट्री रहता है, और साथ साथ उनके टाइम टू टाइम किस तरीके का चेंजेस हुए हैं उनकी ग्रुपिंग में, ये सारे हिस्ट्रीज भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर जो भी एक एथनिक ग्रुप का मेंबर होता है उनके बीच में एक यूनिक हिस्ट्री होता है जो उनको जोड़ता है। फिर हम देखते हैं फिजिकल फीचर्स। एथनिसिटी में जो भी लोग एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका एक अलग तरीके का स्किन कलर, एंसेस्टर, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, यानी कि कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं उनमें कॉमन। इनमें से और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एंसेस्टर। एंसेस्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है एथनिसिटी में, यानी कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब देखते हैं 3 पर्सपेक्टिव्स टू स्टडी एथनिसिटी। हम एथनिसिटी को समझने के लिए, एथनिसिटी को स्टडी करने के लिए 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। ये 3 पर्सपेक्टिव है। एक है हमारा प्रीमोडल अप्रोच, फिर आता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच, और थर्ड होता है ये दोनों प्रीमोडल और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ये दोनों अप्रोचेस को मिलाकर एक थर्ड अप्रोच तैयार होता है।
प्रीमोडियलिस्ट अप्रोच जो है, जो भी इसको फॉलो करते हैं वो समझते हैं कि जो हमारा एथनिक डिफरेंसेस है वो पहले से ही दिया गया है, यानी कि कोई भी एक इंसान बाय बर्थ उसके सोशलाइजेशन के प्रोसेस के वजह से उसमें कुछ क्वालिटीज़ तैयार होती है जो उसको बाकी और इंसानों से अलग बनाता है, बाकी और ग्रुप के मेंबर्स से अलग बनाता है। यानी कि प्रीमोडियल अप्रोचेस जो भी मानते हैं उनका मानना है कि जो हमारा एथनिसिटी है वो गिवन है, वो हमें इनहेरिटेंस से ही मिलता है, यानी कि जन्म से ही हमें वो सारी चीज़ें एथनिसिटी मिल जाती है। लेकिन जो दूसरा है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच, वो इसका ठीक ऑपोजिट है, वो इसको गिवन कभी भी नहीं समझते हैं। यानी कि उनका कहना है कि ये जो एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये क्रिएट किया गया है, जो भी उस एरिया के एलाइट सेक्शन के लोग होते हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस या फिर रिलीजियस लीडर्स हैं उनके द्वारा ये एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है, और ये एथनिसिटी को वही लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इस वजह से प्रीमोडियल अप्रोच समझता है कि जो एथनिसिटी है वो पहले से ही दिया गया है, और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच समझता है कि ये पहले से दिया नहीं गया है, ये लोग क्रिएट करते हैं, जो भी एलाइट सेक्शन, पॉलिटिशियन या फिर रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो इस एथनिसिटी को क्रिएट करते हैं। और जो थर्ड पर्सपेक्टिव आता है ये इन दोनों को मिक्सअप करके ये अप्रोच के जो भी लोग हैं वो समझते हैं कि एथनिसिटी को सिर्फ प्रीमोडियल अप्रोच या फिर इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच के द्वारा हम समझ नहीं सकते हैं, हमें समझने के लिए इन दोनों अप्रोचेस को मिलाना होगा। जो भी कमियां हैं इन दोनों अप्रोचेस में, इन दोनों को मिलाकर हमें समझना होगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो एथनिसिटी है उसको हम सिर्फ एक अप्रोच से डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम दोनों अप्रोचेस को मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे तभी हम एथनिसिटी को अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे। अब देखते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ एथनिसिटी, यानी कि हम एथनिसिटी को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो भी एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो अपना आइडेंटिटी किस तरीके से व्यक्त करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस किस तरीके से लोगों को समझाते हैं। यहाँ पर इंडिया में हम एथनिसिटी को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं। यहाँ पर इसमें से जो भी चैलेंजेस है ये चैलेंजेस के द्वारा ही खास करके हम एक एथनिक ग्रुप के बारे में जानते हैं, और वो अपना जो मैनिफेस्टेशन है यानी कि उनका अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं हमारे सामने ये सारे मूवमेंट्स के द्वारा, यानी कि कुछ चैलेंजेस इम्पोज करके हमें समझाते हैं कि हम यहाँ पर है, हमारा कुछ अलग आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें अलग है। यहाँ पर खासकर 4 तरीके का चैलेंजेस हम देखते हैं एथनिसिटी को लेकर। पहला है ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, डिमांड फॉर सेसेशन, इंसर्जेंसी और कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रायट्स। जो भी एथनिक ग्रुप्स है वो लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, बजाय रखने के लिए, उनका आइडेंटिटी को बजाय रखने के लिए वो कुछ मूवमेंट्स करते हैं। उनके बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में हम इंडिया अलग अलग तरीके का ऑटोनॉमी मूवमेंट्स देखते हैं, जहाँ पर वो पावर अपने हाथ में चाहते हैं, यानी कि उनको एक सेपरेट तरीके से रखा जाए और साथ साथ वो खुद को ही रूल कर पाए, इस तरीके का अधिकार यानी कि ऑटोनॉमी उनको दे दी जाए। यहाँ पर ऑटोनॉमी किसी स्टेट को देना के हिसाब से भी हो सकता है, वो लोग पूरी की पूरी एक कंट्री डिमांड कर सकते हैं, या फिर एक स्टेट के अंदर रहकर एक रीजियन को वो लोग ऑटोनोमस बना भी सकते हैं। फिर दूसरा है डिमांड फॉर सेसेशन। सेसेशन यानी कि देश के अंदर में ही रहकर, इंडिया के अंदर में ही रहकर एक सेपरेट स्टेट क्रिएट करना। इंडिया में ये जो सेपरेट स्टेट क्रिएट करना यानी कि सेसेशन हमने पहले भी बहुत बार देखा है। हमने ये सारी चीज़ों को रिलेट करके पहले रीजनलिज्म में ये सारे कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से स्टडी की है। वहाँ से आप लोग एग्जाम्पल उठा के चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर सेसेशन यानी कि एक सेपरेट स्टेट का डिमांड करना, जो आजकल भी हम बहुत सारे जगहों पर देखते हैं। हमने इसी तरीके से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट का फॉर्मेशन देखा है। खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेसेशन का डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा जारी है। हम नॉर्थ ईस्ट में आज भी आसाम में, त्रिपुरा में, ये सारी जगहों पर सेसेशन का इम्पैक्ट देखते हैं। फिर होता है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी यानी कि यहाँ पर वो लोग रिवॉल्यूशन के द्वारा, यानी कि वो खुद ब खुद कुछ एक्टिविटीज़ करके, यानी कि सरकार के अगेंस्ट जाकर चीज़ें, घटनाएं करके अपने आप को व्यक्त करते हैं,
जहां पर खुद के हाथ में सशस्त्र आंदोलन के द्वारा वो एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके का चीज़ें भी हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, खासकर इंसर्जेंसी जो चीज़ें हैं, ये हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत बार देख चुके हैं। यहाँ पर हम ये एथनिसिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस आज भी देखते हैं। फिर है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रायट्स। एथनिसिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट और रायट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर अलग अलग आइडेंटिटी के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट्स और रायट्स हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो 4 मैनिफेस्टेशन ऑफ एथनिसिटी हमने देखा है, इसमें से जो पहला 3 है, इसको हम कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स। यानी कि ये जो 3 ऊपर के 3 ऑटोनोमस मूवमेंट, डिमांड फॉर सेसेशन और इंसर्जेंसी, ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स है। यानी कि जो भी एथनिक ग्रुप है वो खुद ब खुद इसको तैयार करता है। और जो चौथा है कॉन्फ्लिक्ट्स और रायट, ये किसी ना किसी वजह से तैयार हो जाती है, वो खुद ब खुद तैयार नहीं की जाती है। पहले जो 3 है वो खुद ब खुद तैयार की जाती है, और बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट एंड रायट्स है ये अपने आप किसी ना किसी एक रीजन के वजह से तैयार होती है। हम एथनिसिटी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये हम 1950 से लेकर आज तक हम इंडिया में देख सकते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये सारी चीज़ें और भी तेज़ हो गई है, क्योंकि हर किसी को अपना पावर चाहिए है, और पावर के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ये एथनिसिटी को यूज़ कर कर सत्ता में आना चाहते हैं। अब देखते हैं मेन केसेस ऑफ एथनिसिटी। इंडिया में एथनिसिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम हर जगह पर देखते हैं, लेकिन इसमें से भी 4 जो केसेस है ये हमें बहुत बेहतर तरीके से जानना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सट्रीम टाइप ऑफ एथनिसिटी देख सकते हैं, एथनिक मूवमेंट्स देख सकते हैं। इसमें से हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तमिलनाडु, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। ये चारों में से भी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इससे हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। इस वजह से इसको कभी भी इग्नोर मत करना। इस वजह से मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का थोड़ा ज़्यादा नोट्स बनाए हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो और एग्ज़ाम में लिखने में भी आसानी हो। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा एक साइड में रहता है, जहाँ पर अलग तरीके का हम हिस्ट्री देख सकते हैं। वहाँ पर जियोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत ही पहाड़ी इलाका होता है, और वहाँ पर जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो भी बहुत डाइवर्स तरीके का है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम बहुत अलग अलग तरीके का ट्राइब्स देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर लैंग्वेजेस भी बहुत डिफरेंट तरीके का है। वहाँ पर छोटे छोटे जगहों पर अलग अलग तरीके का लोग रहते हैं। खासकर ट्राइब्स अलग अलग तरीके के हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिल जाते हैं। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा एथनिसिटी को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर हम इंडिया में अगर हम मैप में देखें तो वहाँ पर हमें दिखेंगे कि अब नॉर्थ ईस्ट में लगभग 8 स्टेट्स है, और बहुत सारे ऐसे भी डिमांड है जो और भी स्टेट्स को सेपरेट करना चाहते हैं। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में एथनिसिटी के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ये जो प्रॉब्लम्स बेसिकली स्टार्ट हुई थी ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में ये थोड़ा वायोलेंट तरीके का हो गया था, क्योंकि नेशनल मूवमेंट के टाइम पे लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को आपके लैंग्वेज के हिसाब से आपको सेपरेट स्टेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके का लैंग्वेजेस बोली जाती है, वहाँ पर हम बहुत अलग तरीके का प्रॉब्लम्स देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, रायट्स, इंसर्जेंसी और ऑटोनोमस मूवमेंट भी देखा जाता है, और वहाँ पर चीज़ें बहुत वायलेंट तरीके से भी हैंडल किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो बिलीव करते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं। यानी कि ये जो उनका जो टेरिटोरी है वो इंडिया में है ही नहीं, वो उनको फोर्सफुल्ली इंडिया में लाया गया है, उनको फोर्सफुल्ली इंडिया में इंक्लूड किया गया है, वो इंडिया से बिलोंग ही नहीं करते हैं। इसी तरीके का जो बातें हैं ये बेसिकली हम नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में देखते हैं, जहाँ पर नागालैंड का एक ग्रुप है जो समझता है कि वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पर नागालैंड में
बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं मानते हैं। वहाँ पर 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ था, उन लोगों ने इलेक्शन को भी बॉयकॉट किया था और साथ साथ अपने आप को एक सोवेरियन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने इसका नाम रखा था फेडरल रिपब्लिक ऑफ नागालैंड। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर वो कितना वायलेंट तरीके का चीज़ें हो सकती है, घटनाएं हो सकती है, क्योंकि खुद को एक अलग नेशन घोषित कर देना, अलग एक सेपरेट कंट्री घोषित कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर आसाम में भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी गई है। आसाम में बहुत सारे अलग अलग जनजाति लोग हैं, जहाँ पर खासी, जोइंताइज, गारूस, ये सारे लोग हैं। वो सारे लोग अपने आप को आसाम से अलग समझते हैं, क्योंकि आसाम का जो कल्चर है वो उनसे नहीं मिलता है। इस वजह से बहुत सारे हम अलग अलग तरीके का मूवमेंट देखते हैं, जिसके वजह से हम नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये सारे तरीके का स्टेट्स का फॉर्मेशन हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। खासकर जो मेघालय है वो सेपरेट होता है आसाम से, ये सारे अलग अलग एथनिसिटी की वजह से। ये सारे जो इंसर्जेंसी और ऑटोनॉमी मूवमेंट है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहाँ पर इन सारे चीज़ों के वजह से एथनिक रायट्स देखे जाते हैं ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में, और साथ साथ कहीं कहीं जगहों पर तो दो अलग अलग ट्राइबल्स के बीच में भी मूवमेंट देखी जाती है। यहाँ पर खासकर ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में जो मूवमेंट्स है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत भी होती है। आज भी हम आसाम में देखते हैं जो बोरोलैंड को लेकर जो मूवमेंट है वो बेसिकली नॉन ट्राइबल और ट्राइबल के बीच में है, और त्रिपुरा में जो मूवमेंट चल रहा है तिपरा लैंड को लेकर, वो भी हम देखते हैं ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में। यहाँ पर ट्राइबल्स जो है वो एक सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो ये एथनिसिटी का प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसको हम दो पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। ये जो इश्यूज है एथनिसिटी को लेकर, ये सारे चीज़ों को हम दो अलग पर्सपेक्टिव के द्वारा समझेंगे। पहला जो है वो है मॉडर्नाइजेशन या फिर नेशन स्टेट बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, और दूसरा है फेडरेशन बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। मॉडर्नाइजेशन या फिर नेशन स्टेट बिल्डिंग पर्सपेक्टिव जो है वो कहता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर जो एथनिसिटी के रिलेटेड इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, ये सारे तैयार की गई है मॉडर्न और ट्रेडिशनल लीडरशिप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल लीडरशिप के वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने का और भी कारण है कि ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल लीडरशिप जो भी आजकल का जो न्यू जनरेशन है वो किस तरीके का चीज़ें चाहती है, उनका क्या डिमांड है, ये सारी चीज़ें फुलफिल करने में नाकामयाब रही है। यानी कि वो लोग मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ रहे। इस सारी चीज़ों के वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में एथनिसिटी का रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। फिर दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है फेडरेशन बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो भी इंडिया है, इंडिया में जो भी लोग इंडिया को रूल कर रहे हैं, खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में है, लीडर्स है, वो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो जो पेरीफेरी एरियाज़ है, साइड के जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ है, स्टेट्स है, उनको कंसीडर ही नहीं कर रही है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही है। ये सारी चीज़ों के वजह से नॉर्थ ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, राइट्स है, ये सारी चीज़ें हम एथनिसिटी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम बताया जा रहा है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है उनका इग्नोरेंस। अब देखते हैं तमिलनाडु में किस तरीके का एथनिक प्रॉब्लम हम देखते हैं, एथनिसिटी को लेकर क्या प्रॉब्लम हुई थी। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में ही हम ये सारे चीज़ों का स्टार्टिंग देखते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में हम बेसिकली द्राविडियन मूवमेंट देखते हैं, जहाँ पर जो नॉन ब्राह्मिक, इसको एक नॉन ब्राह्मिकल मूवमेंट कहा जाता है, जहाँ पर ब्राह्मण्स के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था और साथ साथ वहाँ पर एक डिस्टिंक्ट अलग तरीके का कल्चर था, उनके लैंग्वेजेस भी अलग थे। इस वजह से वो अपना ऑटोनॉमी पहले से ही चाह रहे थे। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले से ही उनका मूवमेंट स्टार्ट था, जिसके वजह से इस द्राविडियन मूवमेंट के वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में जो तमिलनाडु
स्टेट है वो उसी वजह से फॉर्म हुआ था। यहाँ पर ये जो मूवमेंट है इसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए वो लोग लड़ रहे थे। जिसके बाद हम धीरे धीरे इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके का पार्टीज, तमिलनाडु उसके आसपास के रीजन में देखते हैं। जस्टिस पार्टी, डीके, डीएमके, ये सारे पार्टीज भी इसी वजह से फॉर्म हुए थे। यहाँ पर जो द्राविडियन मूवमेंट था ये बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड था, जिसको लेकर वो लोग नेशनलिज्म के बातें करते थे। वो अपना रिलीजियन, लैंग्वेज और कास्ट को बचाना चाहते थे। यानी कि वो जो रिलीजियन फॉलो करते हैं, पहले उस टाइम पीरियड पे वहाँ पर जो ब्राह्मण्स थे उनका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था। फिर द्राविडियन मूवमेंट के द्वारा उन्होंने अपना रिलीजियन को इम्पोर्टेंस देने की बात की थी। फिर उनका जो सेपरेट लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को फॉलो किया जाए, इस तरीके का मूवमेंट देखा जाता है। और जब भी इंडिया में एक अलग तरीके का लैंग्वेज, हिंदी को नेशनलाइज करने की बात आती है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हम आज भी देखते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उनका जो लैंग्वेज है उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाए, उनका कल्चर, रिलीजियन, कास्ट को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। ये जो द्राविडियन नेशनलिज्म है ये बेसिकली नॉन आर्यन मूवमेंट है। यहाँ पर तमिल लैंग्वेज को लेकर लोअर कास्ट को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स की गई है, बहुत ज़्यादा आंदोलन भी किया गया है। अब देखते हैं पंजाब। पंजाब में बेसिकली हमारा जो मूवमेंट है, हम कुछ ऑटोनोमस मूवमेंट, इंसर्जेंसी भी पंजाब में देखते हैं। पंजाब का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली हमारा मेन रीज़न है 2 कम्युनिटीज़ का वहाँ पर होना। वहाँ पर एक रिलीजियन है हिंदू और दूसरा है सिख। इन दोनों के बीच में जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है इसके वजह से ही पंजाब में हम बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखते हैं। पंजाब में एक ऑटोनॉमी मूवमेंट छेड़ी गई थी जो स्प्रेड किया था अकाली दल ने। अकाली दल 1950 से लेकर 1960 तक एक ऑटोनॉमी मूवमेंट छेड़ी थी। वो लोग चाहते थे कि उनको एक सेपरेट स्टेट दे दिया जाए। जो भी लोग पंजाबी बोलते हैं और यानी कि जिनका मदर टंग पंजाबी है और जो लोग सिख रिलीजियन को फॉलो करते हैं उनको एक अलग स्टेट प्रोवाइड कर दिया जाए। इसी रिगार्डिंग अकाली दल का मूवमेंट था जो इंडिया के लिए बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन था। वहाँ पर हम बहुत सारे इंसर्जेंसी भी देखते हैं। अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रॉब्लम है ये किसको नहीं पता है। ये इसका जो प्रॉब्लम है ये इंडिया का हर बच्चा आज भी जानता है। यहाँ पर प्रॉब्लम आज भी देखा जाता है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर में हम बहुत सारे ऑटोनॉमी मूवमेंट और इंसर्जेंसी देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली वहाँ का जो जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पर उसका जो हिस्ट्री है और वहाँ पर जो रिलीजियन को लेकर फैक्टर है, ये सारे चीज़ों को मिक्सअप करके हम जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये सारे चीज़ों का स्टार्टिंग हुआ था जब जम्मू एंड कश्मीर को जब इंडिया में शामिल किया गया था। यहाँ पर जो वहाँ का राजा था, उस स्टेट का जो राजा था किंग हरि सिंह, वो इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहता था। यानी कि वो चाहता था उसको एक सेपरेट जगह पहले से ही प्रोवाइड करके रखी जाए। इसलिए वो ओपोजिशन में था कि इन जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड किया ना जाए। और दूसरी तरफ थे शेख अब्दुल्ला, जो वहाँ के एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। वो चाहते थे कि इंडिया में ये इंक्लूड हो जाए, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया के साथ इंक्लूड कर दिया जाए। फिर जब इंडिया को इंक्लूड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड किया गया, तब शेख अब्दुल्ला को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तब वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे और बढ़ने लगा और धीरे धीरे हम जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स डेवलप होते देखते हैं। खासकर जो वहाँ के लोग हैं, कुछ ग्रुप्स है जो समझते हैं कि वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अटैच हो जाए। इस तरीके का अलग अलग तरीके का मूवमेंट हम वहाँ पर आज भी देखते हैं। यहाँ पर और एक तरीके का मूवमेंट हम जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं, जहाँ पर जो नॉन कश्मीरीज है,
जो जम्मू और लद्दाख सेक्शन में रहते हैं वो लोग चाहते हैं कि उनको सेपरेट कर दिया जाए, क्योंकि उनका जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है, ये सारी चीज़ें कश्मीरीज के साथ मिलती नहीं है। इस वजह से वो लोग एक सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे हैं बहुत पहले से ही। हमने देखा है कि कुछ दिनों पहले जम्मू और जो लद्दाख है उसको सेपरेट कर दिया गया कश्मीर से। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।